से प्रॉब्लम नंबर 3। आज हम साइंस में हमारे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक्स करंट या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं अपन इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि भाई जैसे भी अपन किसी वायर में करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। कोई भी वायर है, अगर मान लो उसको टच करने पर उसमें करंट आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं अपन कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है अपना टॉपिक के चैप्टर नंबर 10 में इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन की। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो देखते हैं अपन। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट through a particular area or point in unit time is called electric current। देखिए सिंपल समझने चाहें, कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, उस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट एरिया में एक सेकंड में जितनी मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में एक सेकंड में जितना अमाउंट फ्लो होगा उसका वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट के अंदर क्या होता है कि भाई अपन ऐसे टुकड़े करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो बनेंगे उसके अंदर छोटे छोटे, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर आप एरिया लो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लो तो उस पर एक सेकंड के अंदर जितने चार्ज फ्लो होगा एक सेकंड के अंदर वो जो अमाउंट होगी ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यानी कि जो मतलब चार्ज उसके अंदर बह रहा है वो वैल्यू दी हुई हो सकती है हमें वो, और टाइम कितने टाइम तक बह रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ, और यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, और क्यू का भी अलग से फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है ना, तो एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है, तो E is the charge of electrons। इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसकी करंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ करंट जो होती है एम्पियर होती है नॉर्मल, तो बाकी अपन चाहे तो कूलम पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हमारी यूनिट हो गई है करंट की। ठीक है, और जो नॉर्मल बेसिक यूनिट अपन काम में लेंगे करंट की वो क्या होगी, एम्पियर। एम्पियर इसलिए है क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन्होंने करंट के बारे में बताया उनका नाम एम्पियर था, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट दी गई है। ठीक है, अब अपन देखना चाह रहे हैं 1 एम्पियर की क्या डिफाइन होती है। ठीक है ना, 1 एम्पियर देखिए, इफ 1 कूलम चार्ज पास थ्रू एनी पॉइंट, 1 कूलम चार्ज से किसी एक पॉइंट से क्या हो रहा है, वहां से जा रहा है, निकल रहा है, पास हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर, तो उस समय जो करंट फ्लो हुई वो क्या होगी, 1 एम्पियर। देन द करंट ऑफ दैट सर्किट विल बी 1 एम्पियर, तो उस समय जो सर्किट की करंट होगी वो 1 एम्पियर मानी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आ रही है अपने पास पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझने के लिए पहले आप एग्जांपल समझिए। जैसे कि भाई मान लो क्या है, अपने पास कोई कार्डबोर्ड है या फिर कोई एक पर्टिकुलर अपने एरिया फिक्स कर रखा है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये है हमारा एरिया। ठीक है ना, तो इस एरिया में क्या है, कहीं मतलब बाहर से क्या है अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को खींच करके इस पॉइंट के अंदर तक लाते हैं, तो वो क्या होता है वहां से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ है ना वो क्या है, पोटेंशियल। ठीक है ना, वहां से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल, मतलब बाहर से लेकर के यहाँ तक आए अपन, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सर्कल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर से अंदर की तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, यानी चार्ज ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया पोटेंशियल, मतलब लाने में जो वर्क हुआ वो क्या हो गया, पोटेंशियल। बट इसी पोटेंशियल को एक जगह से दूसरी जगह इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अपन क्या कर रहे हैं,
मूवमेंट करा रहे हैं, जगह से एक जगह दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पे वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नॉर्मल अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी डिफाइन। देखिए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है इन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का इज डिफाइंड बाय वर्क, वो वर्क के थ्रू किया जाता है डिफाइन। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो वर्क किया गया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए आगे we define electric potential difference between two points in electric circuit carrying some currents as the work done to move unit charge from one point to another potential difference another। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क हो रहा है वो वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क और Q है कूलम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट इसकी यूनिट हो गई। जब भी मतलब और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सबसे, ओम्स लॉ। ठीक है ना, ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट है ओम, जिन्होंने क्या करा, अब उनके हिसाब से एक लॉ दिया, और लॉ उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने मतलब क्या करा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इनमें एक रिलेशन बनाया कि भाई किस तरीके से ये आपस में संबंधित हो सकते हैं, आपस में रिलेशन में क्या है। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे क्या वो अलग एनालिसिस करा उनको पूरे अच्छी तरीके से, उनके ग्राफ वगैरह बनाए, ग्राफ के बेसिस पे इन्होंने मतलब कि एक रिलेशन बनाया कि भाई किस तरीके से ये आपस में संबंधित हो सकते हैं। उनको बताने के लिए जो हमारे पास जो रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो समझिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके दो अंतिम सिरे हैं, वहां से लेकर के वहां तक, मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना उसके प्रोपोर्शनल हुई। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब एक वैल्यू अगर बढ़ गई तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब ये देखिए V प्रोपोर्शनल टू I है, ये जो साइन है ना ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर यहाँ पे अपन ने किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया है तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर करंट अपन बढ़ाना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा लॉ जो ओम ने दिया, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो प्रोवाइड इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इट्स टेंपरेचर प्रेशर लेंथ एंड एरिया रिमेन द कांस्टेंट। सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगी, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ये भाई ना प्रेशर बढ़ना चाहिए, ना ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ना लेंथ और ना ही एरिया, ये सब कैसे नीचे फिक्स रहने चाहिए, मतलब एक फिक्स वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी मिलती है जो है R। R क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, R हमारे पास रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस एक टाइप ऑफ कांस्टेंट है। कहीं पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो उस कांस्टेंट को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करेगी। अगर करंट अच्छी तरीके से ज्यादा फ्लो हो रही है तो मतलब क्या है, उसमें
अपने पास जो पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक बाधा है, मतलब जो रुकावट पैदा कर रही है करंट फ्लो होने में। ठीक है। आर का फॉर्मूला बनाना चाहे रेजिस्टेंस का तो V अपॉन I हो रहा है हमें, तो यूनिट ऑफ ओम्स क्या हो गई हमारे पास, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ओम। ओम यानी कि इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक ओवर। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो आप एक बार सोल्व करें, ट्राई करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। एक बार यहाँ तक जो भी आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में वापस से जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी इसके साथ यहीं ओवर होती है।